सियासत का सेफ चैप्टर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। तालियों के साथ तमाम मेहमानों को बहुत बहुत अभिनंदन। हल्ला बोल में आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत बड़े मुद्दे पर, और वो मुद्दा है चुनावी नतीजा। और इस मुद्दे पर कि चुनावी नतीजा किस वजह से ऐसा आया है। जो कांग्रेस पार्टी, जो महाविकास आघाड़ी ये उम्मीद बनाकर रखी थी कि महाराष्ट्र में इस बार तो उनकी जीत पक्की है, वो आखिर कैसे फिसल गई। हरियाणा में भी अगर इसी तरह से हमारे खिलाफ ये एक के बाद एक तमाम नेता कांग्रेस के कह रहे थे कि हमारे खिलाफ वो जितना भी बोले, जनता इस बार हमारे साथ है, तो हरियाणा में भी नतीजे क्यों ऐसे आते हैं कि कांग्रेस पीछे रह जाती है। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री का वो नारा कि एक है तो सेफ है, क्या सियासत का ये सेफ चैप्टर अब विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। महाराष्ट्र चुनाव में हम आपको दिखा रहे हैं जिस नारे की गूंज सबसे ज्यादा सुनाई गई, सुपरहिट साबित हुआ एक है तो सेफ है का नारा। इस नारे के दम पर महाराष्ट्र में महायुति की महाविजय हो गई है और महाविकास आघाड़ी की गाड़ी अटक गई है। शिंदे हो, फडणवीस हो, अजित पवार सबसे बड़े नेता के तौर पर वहां पर उभरे हैं, तो वहीं महाविकास आघाड़ी के तमाम नेता दम तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सवाल है कि सियासत की इस पूरी बिसात पे क्या एक है तो सेफ है का फॉर्मूला इसलिए चल गया क्योंकि जब जब हिंदू एकजुट होकर बीजेपी की तरफ जाता है, पलड़ा उनकी तरफ झुक जाता है। क्या दूसरी तरफ कास्ट सेंसस या फिर जाति के आधार पर, जैसे हमने मराठा आरक्षण का मुद्दा लोकसभा चुनाव में देखा था, वो मुद्दे पीछे चले गए। इस वजह से महाविकास आघाड़ी वहां पर अच्छी बढ़त नहीं हासिल कर पाई। तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, सांसद राज्यसभा के और प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। सुखदेव भगत जी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए, सांसद है लोकसभा के कांग्रेस पार्टी से। मलुक टागर साहब, जनरल सेक्रेटरी आरएलडी के हमारे साथ जुड़े, तालियों के साथ उनका भी अभिनंदन कीजिए। आशुतोष जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। कुछ ही देर में घनश्याम तिवारी भी समाजवादी पार्टी की तरफ से होंगे, लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की जाए, आइए घनश्याम जी आ रहे हैं, तब तक आप रिपोर्ट देखिए। एक है तो महाराष्ट्र ने डंके की चोट पर कहा है, एक है तो महाराष्ट्र में महायुति की महाविजय में पीएम का नारा एक है तो सेफ है सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ। एक है तो हमें एकजुट रहकर कांग्रेस के खतरनाक खेल को नाकाम करना है। महायुति की ऐसी सुनामी चली कि महाविकास आघाड़ी की गाड़ी पटरी से उतर गई। एकनाथ शिंदे हों या देवेंद्र फडणवीस या फिर अजित पवार, सभी ने महाराष्ट्र के नतीजों के बाद माना कि एक है तो सेफ है नारे पर जनता ने भरोसा जताया। हमारी तीनों पार्टियां बैठेगी, हमारा जैसे आपको बताते हैं, जैसे हमने सीटों का बंटवारा हुआ, हमें कोई मतभेद हमारे में नहीं थे, आज भी कोई मतभेद नहीं है। हम हमारे वरिष्ठ और हम लोग बैठकर उसके ऊपर निर्णय लेंगे। पहले तो तीनों पार्टियां अपना अपना नेता चुनती है, अभी रिजल्ट ही आने का है। रिजल्ट आने के बाद सारे एमएलए को बुलाना पड़ता है, अपने अपने पार्टी का नेता चुनते हैं, उसके बाद ये प्रक्रिया होती है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, तीनों पार्टियां साथ में बैठकर और अठौली जी का भी मशवरा हम लेंगे और इसका निर्णय करेंगे। महाराष्ट्रातल्या जनतेने विकासाकडे बघून महायुतीला प्रचंड अशा प्रकारचं जे यश प्राप्त करून दिलंय। पीएम मोदी महाराष्ट्र में बम्पर जीत के बाद 23 नवंबर को जब दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पहुंचे तो उन्होंने यहां भी कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने एक है तो सेफ है के नारे को जीत का महामंत्र बना दिया। महाराष्ट्र ने डंके की चोट पर कहा है, एक है तो सेफ है के भाव ने क्षेत्र के नाम पर लड़ाने वालों को सबक सिखाया है। जहां महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच चुनावी खटपट होती रही, वहीं महायुति के सभी नेता एकनाथ शिंदे, फडणवीस और अजित पवार ने मिलकर चुनाव लड़ा और बेहतर तालमेल से ये बताया कि एक है तो सेफ है नारा नहीं, बल्कि उसे महायुति जीती भी है। प्रधानमंत्री जी ने एक जो नारा दिया था, एक है तो सेफ है, सब समाज को साथ में लाने वाली जो बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी, महाराष्ट्र के लोगों ने उसको रिस्पॉन्ड किया है
और महाराष्ट्र के सभी समाजों ने एक साथ मिलकर एक बड़ा मैंडेट हमको दिया है। लेकिन विपक्ष पीएम के नारे पर चुनाव के दौरान कटाक्ष करता रहा। राहुल गांधी ने धारावी में एक तिजोरी से 2 पोस्टर निकालकर इस नारे पर वार किया था। एक है तो सेफ है, वो मैंने इतनी अच्छी तरह आपको दिखाया है, उसको समझाया है कि एक है तो सेफ है। एक कौन है? एक नरेंद्र मोदी जी हैं, अदानी जी हैं, अमित शाह जी हैं। सेफ है तो कौन सेफ है? अदानी जी सेफ हैं। चुनाव के दौरान अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता भी एक है तो सेफ है के नारे पर हमला करते रहे हैं। और ये मोदी बोलते हैं एक है तो सेफ है। आने 10 साल से सेफ नहीं है मोदी हम लोग। भाइयों बहनों, एक है तो सेफ है। नारा दिया इन्होंने, जो नारा दिया है दुनिया में के इतिहास में कहीं इतना नेगेटिव नारा नहीं दिया होगा जो ये नेगेटिव नारा दिया है इन्होंने। ये दुनिया के इतिहास में कभी ऐसा नारा नहीं आया होगा। सवाल है कि पीएम का नारा एक है तो सेफ है महाराष्ट्र में तो सुपर हिट साबित हुआ, लेकिन क्या आने वाले दिल्ली और बिहार के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी का यह नारा जीत की पटकथा लिख पाएगा? आज तक ब्यूरो। तो सियासत के सेफ चैप्टर में ये जो सेफ वाला पन्ना है ये हिट हो गया है आपके लिए सुधांशु त्रिवेदी जी। और सेफ के आगे क्या सर्वे है? अब कहा जा रहा है कि सर्वे के आधार पर आप समाज को बांट रहे हैं। बड़ी बात यह है कि आप हिंदू एकजुटता इसलिए चाहते हैं, इसलिए नहीं कि बटेंगे तो घटेंगे। अगर बटेंगे तो हम घटेंगे, आप कहते हैं बीजेपी घटेगी। देखिए, जो एक है तो सेफ है जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये तो संविधान की मूल भावना है। जब हम लोग शपथ लेते हैं सांसद के रूप में, भगत जी ने भी लिया होगा और मलूक नागर जी ने भी, और आप लोगों ने बहुत बार टीवी पे देखा होगा, उसमें क्या लाइन है? मैं भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। जब एक थे तो अखंड थे, जरा सा बट गए थे तो देश खंड खंड हो गया था। और हमने परंपरा में वो कहानी भी सुनी है कि एक बूढ़ा व्यक्ति था, जब वो मृत्युशैया पे आ गया, उसने अपने बच्चों को बुलाया, सबको एक एक डंडी दी, कहा तोड़ दो, सबने तोड़ दिया। फिर सारी डंडियां एक गट्ठर में बांध दी, अब कोई नहीं तोड़ पाया, तो उसने अपने बच्चों से कहा तुम लोग एक रहोगे तो बाहर वाला कोई नहीं तोड़ पाएगा, और अगर अलग रहोगे तो तोड़ दिया जाएगा। अब इतिहास को देख लीजिए वर्तमान से। जिस समय हम इतिहास गवाही देता है 2500 साल का, कि जब हम राजा अंभी और पोरस में बटे थे तो ग्रीक्स के हाथों कटे थे। जब जयचंद और पृथ्वीराज में बटे थे तो गौरी के हाथों कटे थे। जब महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच में बटे थे तो अकबर के हाथों कटे थे। जब छत्रपति शिवाजी महाराज एक तरफ और मिर्जा राजा जयसिंह दूसरी तरफ खड़े थे तो औरंगजेब के हाथ में कटे थे। तो ये तो इतिहास हो या वर्तमान या भारत का संविधान या माननीय प्रधानमंत्री जी की जुबान, ये सब एक ही सूत्र बताता है। और वो हम क्या कहते हैं कि जाति, प्रांत और वर्ग भेद का भ्रम ये दूर भगाता है। सबके मन का भाव एक है, सबकी भारत माता है। अनेकता में ऐक्य मंत्र को जन जन फिर अपनाता है और धीरे धीरे देश हमारा आगे बढ़ता जाता है। पर आज का गौरी, अकबर और औरंगजेब कौन है सर? किससे, मतलब आप जनता को डराते किससे हैं? कौन है अभी? वही लोग जो गौरी, अकबर, औरंगजेब को अपना हीरो मानते हैं। रहमतुल्लाह अल सलेह बोलते हैं आकर नेशनल टीवी चैनल्स के ऊपर। वो लोग जो देश की संसद में बैठे हैं और औरंगजेब की कब्र पे जाके फातिया पढ़ते हैं और कहते हैं वो कितना महान था। वो लोग जिन्होंने कि 2007 में औरंगजेब के 300 साल होने के ऊपर बहुत बड़ा उर्स मनाया था और सैकड़ों हजारों लोग उसमें आए थे, उनके लिए हम कहना चाहते हैं। और ये आप लोगों ने अनेक बार टीवी चैनल्स में देखा होगा, ये वर्ड्स इन वर्बेटम ये बोले गए, उनके लिए। सुखदेव जी, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है ना कि आपके लिए जाति सबसे महत्वपूर्ण है, कि जाति में बढ़कर पीडीए का एक बनाओ, यहाँ पर फॉर्मूला, वहां एमवाई का फॉर्मूला बनाओ, ये कास्ट लेकर वो कास्ट। हिंदू अगर एकजुट होता है तो आपको लगता है कि हमारे हाथ से सत्ता फिसलेगी, वरना इस नारे में प्रॉब्लम क्या है? अंजना जी, मैं बहुत ही गंभीरता से अपने सहयोगी हमारे सुधांशु जी की बात सुन रहा था। हाँ। इन्होंने बहुत गर्व से कहा बटेंगे तो कटेंगे। क्या प्रधानमंत्री जो इतने बड़े संवैधानिक पद पे है, राष्ट्र के वो नेता हैं, उनके शब्द होना चाहिए। हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। आप बटेंगे और कटेंगे क्या कर रहे हैं क्या? और आपको मैं स्मरण दिलाना चाहूं, आपने कहा इस संविधान की आपने बात कही, एकता में अनेकता, अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता सारे लोग हम लोग मानते हैं। 80-20 की बात किसने की? आपने की।
आप यहां पे स्पष्टता कह दें। आप जिस भारत की बात करें, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, हम एक मानते हैं, लेकिन 80-20 के माध्यम से क्या अल्पसंख्यकों को आप इस देश का नागरिक मानते हैं या नहीं मानते? सबसे पहले इसका जवाब आपको क्लियर करना चाहिए। क्योंकि अगर हमने स्टार्ट किया कि बटेंगे तो कटेंगे, आप ये आपकी बात है, मैं नहीं बोल रहा हूं इस बार। एक है तो सेफ है, लेकिन एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं सुधांशु भाई, मेरी बात, बहुत बार यहां पर सारे लोग, अंतर्मन एक शब्द होता, अंतर्मन, मन में मनसा वाचा कर्मणा, मन में कुछ है, काम कर्म में कुछ और है। तो अंतर्मन में आपका एक है तो सेफ है। ये देश की 150 करोड़ जनता के लिए नहीं था, ये कहीं ना कहीं एक ऐसे कारपोरेट घराने के लिए था जिनको सेफ करना था, इसलिए एक है तो सेफ है ये शब्द आपने प्रयोग किया। ये जनता 150 करोड़ जनता के लिए नहीं है, और इसलिए इस बात को मैं कह रहा हूं, इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि एक नहीं, तकरीबन 9, आपके एक नहीं 9 देशों में जब मोदी जी गए हैं, जब मोदी जी गए हैं, क्या कारण है? केन्या हो, श्रीलंका हो, इजराइल हो, जहां मोदी जी गए उसके बाद अडानी जी को वहां पे कॉन्टैक्ट मिल जाते हैं। इसलिए हमने कहा, आप 5 ट्रिलियन की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, क्या आपके ऐसे शब्द होने चाहिए? कटोगे बटोगे, गो गाय गोमूत्र, ये शब्द, मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि प्रधानमंत्री जी ऐसे व्यक्ति, मुख्यमंत्री जी ऐसे व्यक्ति क्या इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? आप देश को क्या देना छोटा सा जवाब सुधांशु जी, उसके बाद से चलेंगे अन्य मेहमानों के पास। इन्होंने कहा पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, बिल्कुल सही बात है, पढ़ने के साथ और भी कुछ जरूरी बताइए। इसी भारत में श्रीनगर में सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी कौन थी? कश्मीरी पंडित 6 महीने में साफ हो गए कि नहीं? क्योंकि पढ़ने के साथ साथ बटने का ध्यान नहीं रख पाए और कट गए। आजादी से पहले लाहौर में सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी कौन थी? हिंदू और सिख, 6 महीने में साफ हो गए। कराची में सबसे पढ़ी लिखी कौन थी? 6 महीने में साफ। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, अभी आपने देखा अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई, उसने क्या कहा? पिछली सरकार की सारी डिग्रियां अवैध, खत्म, पढ़ाई लिखाई किनारे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं महोदय, जितनी पढ़ाई जरूरी है, जितनी लिखाई जरूरी है, जितनी कमाई जरूरी है, उतनी खतरनाक वायरस की धुलाई भी जरूरी है। वरना कोविड में आप देख चुके हैं, पढ़ाई लिखाई एक तरफ, जान की बचाई एक तरफ। इसलिए दोनों चीजों पे समान रूप से रहने की जरूरत है। और मैं एक और बात कहना चाहूं, ये जो हम कह रहे हैं ना सेफ रहेंगे, प्रधानमंत्री ने ये सबके लिए कहा है, मुस्लिम समाज के लिए भी कहा है। मुस्लिम समाज वहीं सेफ है जहां हिंदू मेजोरिटी में है। 80 साल पहले वो देश का हमारा हिस्सा था ना पाकिस्तान। ये बताइए, पेशावर के मस्जिद में काहे धमाके होते हैं? हम सोचते हैं शिया की मस्जिद में धमाका हो गया, सुन्नी की मस्जिद में धमाका हो गया। भाई निजाम मुस्तफा में धमाके क्यों होते हैं? अगर हिंदू एक है तो मुस्लिम भी सेफ है। जहां मुस्लिम एक हो गए, वहां देखिए सीरिया, इराक, बगदाद सब एक है। खटाखट संभल में हिंसा क्यों होते हैं? संभल में हिंसा क्यों है? संभल में हिंसा क्यों? उसका कारण यह है कि जो हिंसक तत्व हैं उनको शॉर्टकट माना जाता है सत्ता का। तो जैसे होता है ना कि आज की डेट में जाड़े आ गए तो लोग कहते हैं ना च्यवनप्राश खरीदना, तो हर कंपनी कहती है मेरा च्यवनप्राश सबसे असली, सबसे खालिश है। तो ये सब उन कट्टरपंथी वोटों के लिए कहते हैं मेरा च्यवनप्राश, मेरा च्यवनप्राश। और एक कहता सबसे अधिकृत विक्रेता कौन नजर आता? कट्टरपंथी वोट। बस उसको साथ ले लो, और सारी पार्टियों में उसी के लिए होड़ लगी हुई है। इसीलिए सारी पार्टियां तमाम बोलती हैं, बाकी चीजें कुछ नहीं बोल पाती हैं। ये इनको ध्यान रखना चाहिए। और वैसे आपने जो ये बात कही विकास की, और आपने कहा दुनिया के दूसरे देशों में जाते हैं, आज देखिए कितना हसीन इल्जाम है कि ये कहते हैं दुनिया के हर देश में मोदी जी कॉन्ट्रैक्ट दिलवा देते हैं। एक दौर था जब हम ये सुनते थे कि CIA के दबाव में भारत में ये हो गया, KGB के दबाव में ये हो गया, ब्रिटेन के दबाव में हो गया। वैसे मैं एक बात सीरियसली पूछना चाहता हूं, ये बताइए जो भी कहना चाहते हैं आज की डेट में, ये जहां बोलते हैं हाइफा में कॉन्ट्रैक्ट मिला, हु वाज द सेकंड बिडर? बताइए। चाइनीज कंपनी। हम्बरटोटा में कौन था सेकंड बिडर? चाइनीज कंपनी। बांग्लादेश में कौन था? चाइनीज कंपनी। ये केनिया से लेकर साउथ अफ्रीका में सारी जगहों पे चाइनीज कंपनी तो थी। किसकी मदद करना चाहते हो मेरे भाई? साफ साफ कहो। चलिए अब एक सेकंड सर, वापस आते हैं, क्योंकि सिर्फ एक अगर व्यापारिक परिवार पे हम सीमित कर देंगे, महाराष्ट्र चुनाव को देखते हैं और कुछ नंबर्स के साथ उसको एनालाइज करते हैं। सवाल यह है कि मराठा आरक्षण का मुद्दा लोकसभा में बहुत बड़ा था और इनको सिर्फ 46 मराठा कुणबी वोट, इनको 46% मिला। CSDS का सर्वे कहता है कि लगभग 8% इजाफा हुआ, इस बार इनको 54% मिला। वहीं सवर्णों का भी वोट परसेंटेज बढ़ता है, ये देखिए 63%। हम सबका दिखा रहे हैं, दलितों में ये -1 हुए हैं, वरना बाकी जगह पर ये CSDS का सर्वे इशारा कर रहा है कि ये जो हिंदू एकजुटता की बात कर रहे थे वो सामने आता हुआ दिख रहा है। बैलेट पेपर यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं,
एक सवाल आपसे उसके बाद में। लेकिन खुद मल्लिकार्जुन खड़गे आपके अध्यक्ष ने सीडब्ल्यूसी की बैठक में कहा है, मैं कोट करना चाहती हूँ इसीलिए मैंने सामने रखा है, कि सबसे अहम बात है जो बार बार कहता हूं, आपसी एकता की कमी, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हमें नुकसान पहुंचाती है। जब तक हम एक होकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी का सिलसिला बंद नहीं करेंगे, विरोधियों को राजनीतिक शिकस्त दे नहीं पाएंगे। वो आगे ये भी कहते हैं कि माहौल हमारे पक्ष में था, उनके खिलाफ था, फिर भी हम उसका फायदा नहीं उठा पाए, हमें सोचने की जरूरत है। सवाल है कि आपके अध्यक्ष साहब तो आप लोग के सामने पूरा आईना रख रहे हैं, तो अब कहा इनका बटेंगे कटेंगे, बैलेट पेपर से कराओ, ये सब पे क्यों लोगों का ध्यान ले जाते हैं? निश्चित रूप से अगर ये बातें आई है तो पार्टी के अंदर, एक परिवार के अंदर जो बातें आनी चाहिए, तो हमेशा स्वागत है कि अगर कोई भी अगर या तो जीते तो भी समीक्षा होती है, हारे तो भी समीक्षा होती है कि उन किन कारणों से हमें हार मिली या जनता का हमें जनादेश नहीं मिला। ये निश्चित रूप से इसका हम स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन जो एक बड़े पद में है, जिनके पूरा देश देख रहा है और जो वो नीति के निर्धारक है, उनकी बातों में अगर विभाजनकारी तत्व समाहित हो तो हमें तकलीफ होता है। मैं बार बार इस बात को मैं कहना चाहता हूं, आज भी हम ये अपेक्षा करते हैं, नरेंद्र मोदी जी केवल भारतीय जनता पार्टी के वो प्रधानमंत्री नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। जब पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं तो वो सारे वर्ग उनको बहुत आशा भरी निगाहों से देखते हैं कि हमारे लिए वो काम करेंगे। लेकिन वो कपड़े से पहचाने जाएंगे, कोई कटोगे बटोगे कहेंगे, कोई 80-20 की बात करेंगे तो हमें तकलीफ होता है। क्या जिस संविधान की हम बात करते हैं, संवैधानिक प्रावधानों की बात करते हैं, उनके बारे अगर उनके द्वारा इस प्रकार के शब्दों का अगर प्रयोग किया जाए तो तकलीफ होना हमें स्वाभाविक है। ठीक है, तकलीफ स्वाभाविक है उनको, लेकिन जनता किसकी तरफ जा रही है ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी में झारखंड में जहां से आते हैं सुखदेव जी, वहां झारखंड में तो इंडिया गठबंधन को प्रचंड जीत मिली है, बहुत बड़ी। तो आपको क्या जिताया? बटेंगे तो कटेंगे जिताया, एक है तो सेफ है जिताया, या वहां पर मैया योजना और यहाँ पर लाड़की बहन योजना ने जिताया? आपको तो मुस्लिम वोट भी चाहिए। देखिए अंजना जी, जहां तक बात है, एक है तो सेफ है, और एक तरफ तो ये भाग्य को अच्छा करते हैं और जिताते हैं, और दूसरी तरफ सेफ हराती है, क्योंकि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का खेल है। इकट्ठे हैं तो सेफ है, दूसरी तरफ क्या करते हैं राहुल गांधी जी? सेफ लेके आते हैं, उसमें से निकालते हैं अडानी जी को और मोदी जी को। पूरा देश देख रहा है कि मजाक हो रहे हैं, इसलिए महाराष्ट्र हारे। हरियाणा में जाते हैं, 5,000, 10,000, 35,000, 50,000 लोग जलेबी की फैक्ट्री में काम करेंगे। अरे एक ही आदमी ने गोल गोल करके निकालना, तलनी है, जलेबी बन गई। उन्हें 50,000 लोग जलेबी की फैक्ट्री में काम करेंगे। अंजना जी, सब लोग देख रहे हैं, वास्तविकता पे जब तक नहीं आएंगे, रियलिटी पे नहीं पहुंचेंगे, पूरा मेहनत करके असली मुद्दे जमीनी तक लोगों के नहीं जाएंगे, जो माननीय मोदी जी और जयंत चौधरी जी लग करके कर रहे हैं, और चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को लेकर किसानों में पूरे देश में घूम रहे हैं, तो कैसे जीत पाएंगे? ये तो कुछ का कुछ बोलना, अगर कोई अच्छी बात है या तो उसको सपोर्ट करो या चुप रह जाओ, ये उसकी भी खिलाफत करेंगे तो लोग देख रहे हैं। लोगों को लगता है यार ये तो बगैर मतलब की बात करते हैं, छोड़ो इन्हें। घनश्याम जी, क्या जिस तरह की बातें कही गई, और कई लोग मान रहे थे कि संविधान दिखाना महाराष्ट्र में भी बहुत फायदेमंद टॉपिक नहीं रहा, क्योंकि महाराष्ट्र में वहां पर विधानसभा चुनाव है। ये हम बीजेपी का पूरा स्ट्राइक रेट दिखा रहे हैं महाराष्ट्र में, एक बार दिखा दीजिए कैसे वो 89-90% पे पहुंच गए हैं 24 आते आते। मतलब वहां पर 2-2 पार्टियां टूटी, ऐसे में आरोप आप लोग लगाए इन्होंने ही तोड़ा, कितने सारे इश्यूज थे। लेकिन आपसी कलेश जो विपक्षी पार्टियों का था, आपके भी 2 उम्मीदवार वहां पर थे, कहीं वो तो नहीं ले डूबा? क्या तस्वीर में दिखा नहीं? और खुद कह रहे हैं खड़गे साहब कि आपसी लड़ाई बंद करो। नमस्कार अंजना जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। 2 बातें हैं, पहले तो एक है तो सेफ है और बटेंगे तो कटेंगे। एक चोरों का गुट, उसे डर हुआ कि पुलिस उसे पकड़ लेगी, तो उन्होंने आपस में एक पैठ बनाया। जब पुलिस ने पकड़ा तो क्या कहेंगे? एक है तो सेफ है, और अगर बटेंगे तो कटेंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूं? जिस अडानी समूह का नाम लेने से भारतीय जनता पार्टी डरती है, मैं यहां पर अगर प्रधानमंत्री जी की आलोचना करूं, हो सकता है सुधांशु जी कुछ न बोले, लेकिन अगर मैं अडानी समूह की आलोचना करूं तो जरूर बोलेंगे। उसके ऊपर आरोप क्या लगा? समूची भारतीय जनता पार्टी संसद से लेकर सड़क तक अडानी समूह को डिफेंड कर रही थी, उसकी प्रवक्ता बनी हुई थी। उसके ऊपर आरोप क्या लगा? अमेरिका के जस्टिस सिस्टम ने यह आरोप लगाया कि उस समूह ने भारत के अनेक राज्यों में घूस दी। राज्यों के नाम से बीच में आपके बीच में नहीं टोका था, राज्य का नाम एक बीच में नहीं टोका था। अनेक राज्यों में घूस दी। क्यों घूस दी?
ताकि उन राज्यों में आप जैसे जो लोग हैं वो लोग महंगी बिजली खरीदें। ये बिजली किस प्राधिकरण के अंदर आ रही थी? केंद्र सरकार मोदी जी के कैबिनेट में SECI है, जिसके मंत्री कौन रह चुके हैं? पीयूष गोयल, RK सिंह, अभी प्रहलाद जोशी। क्या इन 3 मंत्रियों में से एक भी व्यक्ति ने बोला है, कुछ भी बोला है? ये आरोप सिर्फ अडानी समूह पे नहीं लगा हुआ है, ये आरोप मोदी कैबिनेट में भी लगा हुआ है। अब ये कहते हैं कि केवल गैर भाजपा राज्यों में घूस दी गई, ये आरोप इनका डिफेंस है अडानी। एक सेकेंड, ये इनका डिफेंस है अडानी जी के फेवर में। अमेरिका वाले देखिए, मैं आपके बीच में नहीं टोक रहा था। इनका डिफेंस क्या है अडानी जी के फेवर में? ये बात पूरी करनी है। करेक्शन कर दीजिए, बिकॉज़ यू आर फैक्चुअली स्टेटिंग समथिंग इनकरेक्ट। आप उसके बाद कीजिएगा। प्रॉमिस्ड टू पे है, घूस दी नहीं, घूस देने की पेशकश की गई। फैक्चुअल करेक्शन। घूस देने की पेशकश की, घूस दी, ये जस्टिस सिस्टम एक आरोप लगा रहा है। मेरी बात पूरी होने दीजिए। अब ये भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भाई हमारे राज्य में तो घूस नहीं दी। भाई अपने परिवार में क्यों घूस देंगे? क्योंकि एक है तो सेफ है, और क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे। अब एक है तो सेफ है कैसे प्ले आउट करता है? देखिए, 13,000 करोड़ ये छोटी मोटी रकम नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकता है उनके परिवार में लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हो। क्या आपके परिवार में किसी ने 1 लाख रुपए भी भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया है? भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में 13,000 करोड़ चंदा जमा किया। किन लोगों से? आप उनके नाम नहीं जानते होंगे, क्योंकि एक है तो सेफ है। जब मणिपुर लगभग 2 सालों से चल रहा है, प्रधानमंत्री जब मणिपुर में फरवरी 2022 में जाते हैं, कहते हैं हमें वोट दो, हम तुम्हें शांति देंगे, विकास देंगे। 2 साल में प्रधानमंत्री को मणिपुर का वीजा नहीं मिला, क्योंकि एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। ये बटेंगे तो कटेंगे वो लोग कहते हैं जो अडानी को डिफेंड करना चाहते हैं, जो मणिपुर में ध्वंस करना चाहते हैं। जब हमारी बेटियां लड़ती हैं तो ब्रजभूषण के खिलाफ खड़े होते हैं। और अंतिम बात कहूंगा, आज ही आंकड़ा आया है, आंकड़ा 2 बातें कहता है। हम में से वो लोग जो कि 50% से कम है जिनकी आय, वो उनके तुलना में ये जिनको एक है तो सेफ है कहते हैं, वो 10 गुना ज्यादा कमा रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, भारत का जो विकास दर है, जिसके बुनियाद पर ये जितने यंग लोग हैं सबको नौकरी मिलेगी, और उसके बुनियाद पे आप एजुकेशन लोन लेके पढ़ाई करेंगे, वो पिछले 2 साल में न्यूनतम है। उससे पहले कोविड था, वरना उससे भी नीचे होता। ठीक है, अब जवाब सुनिए। देश को डुबा करके कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। देखिए, हार्वर्ड एजुकेटेड होकर भी आदमी सपा के प्रभाव में क्या मजेदार बहकी बातें करते हैं। अपने मुंह से बोले कि अपनी गवर्नमेंट को क्यों घूस देंगे, तो अपोजिशन वालों को देंगे। मतलब इन्होंने हमें तो क्लीन चिट दे दिया कि हम लोगों ने कोई रिश्वत नहीं की है, इनकी गवर्नमेंट ने रिश्वत ली है। अपने को चोर साबित करने का ऐसा बेहतरीन उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन सरकारों के बारे में आरोप है वो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और अन्य राज्य हैं, तमिलनाडु। भाई सब तो आपकी सरकारें हैं, आके कहना चाहिए उन्हें क्यों भाई रिश्वत की पेशकश हुई है कि नहीं। मगर मजेदार बात है, अपनी सरकारों को राहुल गांधी जी क्या के गजब बोलने लगते हैं। ये देखिए इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। अरे भाई कैंसिल करिए ना कॉन्ट्रैक्ट। तेलंगाना ने कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, राजस्थान ने दिया था 60,000 एकड़, 60,000 करोड़ रुपए। वापस अपने टॉपिक पर आना चाहती हूं। वैसे एक मैं या लाड़की बहन योजना ने जिताया। एक फैक्ट और बता दूं, ये बहुत जरूर दर्शकों को पता होना चाहिए। ये सोलर एनर्जी के लिए, अभी ये अपना मोबाइल खोलिए, सोलर एनर्जी पे जानते हैं क्या स्थिति है? चाइना का कंट्रोल 90% है सोलर पैनल्स के ऊपर, और सोलर एनर्जी के सेक्टर पे 80% है। बस आगे का खेल समझिए। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, तो हार्वर्ड एजुकेटेड है ना, जिस अटॉर्नी ने ये रिपोर्ट लिखी है उसका नाम बताइए। एक बात बोलता अब मैं बता, अब छोड़िए, नहीं पता, मैं आगे बोला, आपके में मैं नहीं बोला। सुनिए, उसका नाम है ब्रायन पीस, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद चक शूमर का बहुत खास दोस्त है, जो जॉर्ज सोरेस के लड़के का दोस्त है। बाकी कहानी अपने आप समझ लीजिए। चाइनीज कंपनीज का 90% कंट्रोल, और ब्रायन पीस और चक शूमर और जॉर्ज सोरेस के बच्चे का रिलेशन। एक सभी लोग इस बात पे ताली बजा रहे हैं कि अडानी जी भारत में घूस देकर के चाइना से भारत के लिए लड़ रहे हैं। ये कहते हैं, कितनी हास्यास्पद बात है। पूरी भारतीय जनता पार्टी जिसकी जेब में है, वो भारतीय जनता पार्टी को क्यों घूस देगा? ये संसद नहीं चल रही है। सोचिए, 10 साल में जितने संडे नहीं हुए, उससे कम दिन संसद बैठी है। ये इनका लोकतंत्र में विश्वास है। संसद नहीं चल रही है, अडानी को बचा रहे हैं और जुमले गढ़। मतलब ये क्लीन चिट दे रहे हैं कि हमने कोई पैसा नहीं लिया। इलेक्शन को जरा समझते हैं। और ये अडानी की गूंज तो हम लोग 2024 के लोकसभा चुनाव से तीसरी बार फिर इनकी सरकार बन गई है। महाराष्ट्र में फिर नतीजे आए हैं, और मुझे नहीं पता अडानी का कितना असर झारखंड के नतीजों पर हुआ होगा। असल चीज आपको जीत के पीछे का फैक्टर क्या दिखता है? क्या सियासत का सेफ चैप्टर, ये नारा अमर हो गया बीजेपी के लिए, या मैया योजना और लाड़की बहन योजना ने जिताया? घूस दिया नहीं घूस दिया वो तो बाद में तय होगा।
लेकिन आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है हिंदुस्तान के किसी उद्योगपति के खिलाफ अमेरिका की कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। और इतना ही नहीं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को नोटिस जारी किया है एक दूसरे मामले में अमेरिका की अदालत ने। पहली बार ऐसा हुआ। अगर इस पर भी आप हंसी उड़ाना चाहते तो उड़ा दीजिए, उसका कोई वो नहीं है। महत्वपूर्ण सवाल क्या है कि आज जब हम चर्चा कर रहे हैं तो इस वक्त देश की अर्थव्यवस्था का जीडीपी आया है 5.4%, पिछले 7 क्वार्टर का मिनिमम 5.4, जो कोविड के बाद के मिनिमम की स्थिति में पहुंचा हुआ आज की तारीख में। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हालत यह 2.2%। जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपका बढ़ेगा नहीं तो आज जितने बच्चे बैठे हुए हैं इनमें कितने को नौकरी मिलेगी, कितनों को नौकरी नहीं मिलेगी। ये जो बटेंगे कटेंगे सेफ हैं, एक है सेफ है के जो नारा है, इसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति डूबती जा रही है। क्या आप खड़गे जी से सहमत है जब वो कह रहे हैं कि आपने बोल तो लेने दी, बोल तो लेने नहीं, उसको सुनिए ना जो मैं सवाल है मैं बोल, अरे मुझे भाई सुधांशु जी ने 1 घंटे बोला तो मुझे बोलने दी। अच्छा, 1 घंटा कुछ ज्यादा बोल गए भैया जी। 1.5 घंटे बोला होगा आपने। 1 घंटा कार्यक्रम नहीं, 1.5 घंटे बोला। ऐसा करती हैं। और मुझे बात तो कर, छोड़ दें। मैं तो या तो आप बात के लिए मैं बात कर, मैंने तो किसी बीच में नहीं टोका। हाँ, तो मैं एक बात गंभीरता के साथ, मैं देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहा हूं कि देश में बेरोजगारी भयानक स्थिति पे है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपका 2.2 पे डाउन है, पिछले 7 क्वार्टर के लोवेस्ट लेवल पे है। और फिर भी हम रिजॉइस कर रहे हैं क्योंकि हम कटेंगे बटेंगे में फंसे हुए। दूसरा, क्या लोग वाकई कटेंगे बटेंगे के चक्कर फंसे में, क्या महाराष्ट्र में आप कटेंगे बटेंगे जीतेंगे? अगर ऐसा है तो झारखंड के अंदर आप कटेंगे बटेंगे नारा क्यों नहीं चला? अगर 15% वोट महाराष्ट्र के अंदर अगर महा अघाड़ी से अगर दूसरी तरफ गया महायुति की तरफ, तो 15% ही वोट झारखंड के अंदर बीजेपी गठबंधन से हटके इंडिया गठबंधन की तरफ चला। मैं डेटा अगर किसी को बता देता हूं। आप लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन को माफ करिएगा, लोकसभा में 38.9% वोट मिला हुआ था, असेंबली में 44.38, एनडीए को 47.2 to 30। ये बढ़ के जो आया है 5.41 आपका घटता और इतना हो जाता। तो ये जो कटेंगे बटेंगे की बात करें, लोगों के अपने मुद्दे हैं। जो पार्टी उनको विश्वास दिला देती है कि हम आपकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी गठबंधन ने ये विश्वास दिलाया कि शायद हम आपके लिए बेहतर काम कर सकते हैं। उन्होंने वहां पर तो अजीत पवार ही, इसके बाद फौरन आ रही हूँ, ऑल्टरनेट ले रही हूँ। ठीक है, बोलिए मलिक साहब। वहां पर तो अजीत पवार ही नजर दिखा रहे थे, आपकी तरह रहे थे कि नारा नहीं चलेगा। आशुतोष जी ने बहुत अच्छी बात बोली, इकोनॉमी की बात करी है। अगर ये इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, पिछले दिनों अमेरिका में चुनाव हुए, वहां पे जो चुनाव के रिजल्ट आए, जो राष्ट्रपति जीता, सबको पता है कि वो देश के साथ कैसी स्थिति है। अगर अमेरिका में कोई मैनिपुलेट करके किसी केस को शुरुआत करा देते हैं, बाद में पता लगेगा कि असली था या नकली था, केस डिस्पोज ऑफ हुआ, सजा हुई नहीं हुई या बरी हुए। लेकिन 20,000 करोड़ की अगर कोई बात नकली, 2,000 करोड़ की नकली बात करके अगर एक दिन, आशुतोष जी जब आप बोलने था, एक दिन में अगर 5.5 लाख करोड़ का नुकसान होता है तो आशुतोष जी इकोनॉमी कहां जाएगी? उन गरीब लोगों के जो शेयर्स में पैसे कमाते हैं, एक दिन में एक झूठी मैनिपुलेशन पे 5.5 लाख करोड़ घटाए, आप इकोनॉमी की बात करते हो? बताओ कहां से देखो जो गरीब लोगों के जिनके शेयर में पैसे कमाते हैं। इस देश में गरीब कहाँ है आजकल के? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पता नहीं गरीब कहाँ है। अगर इस हार जीत के एनालिसिस को करें, झारखंड में आपको क्या लगता है? आप झारखंड से ही है, लोहरदगा से आप सांसद हैं, वहां पर क्या काम कर गया? मैया योजना कह रहे हैं ये लोग। निश्चित रूप से जो बातें आई, जिन्होंने आपने महाराष्ट्र का उदाहरण दिया, महाराष्ट्र में आपके कटेंगे बटेंगे शब्द चले, मैं उस पर नहीं जाऊं, मैं झारखंड की बात कर रहा हूं। झारखंड में भी आने के बाद आपके हेमंत बिस्वा शर्मा जी, शिवराज चौहान जी, उन्होंने भी एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया कि घुसपैठिए, बांग्लादेश से घुसपैठिए आ रहे। वो भी एक वर्ग विशेष के प्रति, आपका समुदाय विशेष के प्रति था। मैं आ रहा हूं, उस बात पे आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। मैंने, हम लोगों ने कहा कि अगर आप घुसपैठिए की बात करते हैं तो 56 इंच सीने वाले मोदी जी आपके हैं, मोदी जी हैं तो सेफ है, तो सीआरपीएफ आपके पास है, बीएसएफ मैं आ रहा हूं मनुक जी, बीएसएफ वहां का सबसे बड़ा इशू था ये बीजेपी का। बीएसएफ आपके पास है, बीएसएफ आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, इंटेलिजेंस आपके पास है, तो घुसपैठिए आ कैसे रहे? पहली बात, घुसपैठिए आ रहे इसका मतलब गृह मंत्री सक्षम नहीं है, मोदी जी सक्षम नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आपने जो नैरेटिव सेट किया, आप जनभावनाओं, आप भावनात्मक मुद्दे लेके गए। हम कौन मुद्दे लेके? हमारी बहनें यहाँ पे बैठी हुई है, उनके पढ़ाई के लिए हमने, उनके पढ़ाई के लिए
ज्योतिबाई फूले हमने योजना है, सावित्रीबाई फूले योजना हमने लाए, हमने अपने स्टूडेंट के गुरु महाराज घूम के एब्रॉड पढ़ाने के लिए हमने लाए, अपने बहनों के लिए हमने मैया योजना हमने लाए, सर्जन पेंशन योजना पूरे भारत में झारखंड ऐसा राज्य है एवं 50 इयर्स सबको हमने कोई कास्ट क्रीड नहीं देखा, हर लोगों को हमने सर्जन पेंशन योजना में बांधा, हमने काम के आधार पे वोट मांगा और जनता ने हमारे काम पे मुहर लगाया। पुनः इस बार एक बार अभी देखिए अभी इन्होंने घुसपैठ की बात की है। 2023 में पार्लियामेंट में अमेंडमेंट बिल आया जिसमें बीएसएफ और लोकल पुलिस को ताकत ज्यादा देने की बात करी, जिससे घुसपैठिए अंदर ना घुस पाए। कांग्रेस और उनके साथी पार्टियों ने विरोध करा, तो घुसपैठ कराने का तो तुम चाहते हो उसमें घुसपैठ हो। मलुक जी बीएसएफ के कमांडेंट ने ऑफिशियली उन्होंने कहा कोई घुसपैठ है नहीं। आपने एक नकारात्मक जिसे कहा जाए नकारात्मक चीजें वहां तो फिर गृह मंत्री जी के लिए क्यों कह रहे हो आप? फिर आप गृह मंत्री जी के लिए क्यों कह रहे हो? उसे नकारा झारखंड के जनता ने। फिर आप गृह मंत्री जी के लिए डेटा दिखाता है ना कि संथाल परगना में हो गया प्रभु हो गया, संथाल परगना में ही आदिवासियों की जो फीसदी है, मतलब जो उनका परसेंटेज पॉपुलेशन है वो घटा है संथाल परगना में। ऐसे में चैलेंज तो है ना कि जो घुसपैठिए अगर वहां पर अवैध आए हैं तो उनका आई कार्ड, उनका वोटर्स कार्ड कैसे बन रहा है, ये चैलेंज तो है ही ना। वोटर कार्ड कैसे बनता है? निश्चित रूप से मैंने इसलिए कहा कि जो एजेंसी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उन्होंने ऑफिशियली कहा कि यहाँ पर वहां के डीएम से लेकर सारे लोगों ने एक पूरे सर्वे किया और सर्वे में आपके लोग भी थे, उन्होंने कहा कोई घुसपैठे नहीं हुए। मैंने कहा कि ये रोटी बेटी माटी घुसपैठिए इस प्रकार की चीजें आपने वहां पे नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया, जिसको हमने मुंह तोड़ जवाब दिया और पुनः जिसे कहा जाए हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने काम किया जिसका नतीजा हमें मिला और 56 सीट हम जीत गए। फायदा नहीं हुआ। और अगर घुसपैठ आप बता रहे थे तो रोकिएगा तो आप ही ना। देखिए सुधांशु जी, इन्होंने जो लास्ट में बोला उसी से बोलता हूं। हेमंत सोरेन जी से पूछा गया इतने घुसपैठिए कहां से आ रहे हैं, उनका रिकॉर्ड में बयान है कि होता रहे तो बंगाल में हमसे ज्यादा है। उन्होंने सीधे ममता दीदी के प्रांत की तरफ इशारा कर दिया कि उधर से आ रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, यह हमारे लिए कोई चुनाव का नैरेटिव नहीं है। मैं शायद बच्चों को ना पता हो तो मैं बताना चाहता हूं, IMDT एक्ट था जो 2007 में क्वैश हुआ। IMDT एक्ट जानते क्या था? आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइग्रेंट एंड डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल एक्ट, उसका लंबा नाम था। उसमें यह था कि अगर आपको लगे कि कोई विदेशी है यानी कोई बांग्लादेशी है, तो अगर आप शिकायत करेंगे तो उसे साबित नहीं करना है कि वो भारतीय है, आपको साबित करना है कि वो बांग्लादेश में फला जगह का रहने वाला है। उसके अगेंस्ट 2004 में कोर्ट कौन गया? सर्बानंद सोनोवाल जो हमारे असम के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और इस समय केंद्रीय मंत्री हैं। 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने IMDT एक्ट को क्वेश्चन किया और कहा कि ये बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा भारत के ऊपर विदेशी आक्रमण के समकक्ष है। उस समय इनकी सरकार थी और ये असम के गवर्नर ने कहा 5000 लोग प्रतिदिन आ रहे हैं। अब बता रहे हमारी सरकार ने आने के बाद क्या किया? जानते क्या था? सन 71 के बाद से आज तक बांग्लादेश के साथ हमारा लैंड बाउंड्री डिटर्मिनेशन ही नहीं था। आधा गांव बांग्लादेश में, आधा गांव भारत में। सबसे पहले हमने डिटर्मिनेशन किया, अब कोई गांव ऐसा नहीं है, अब क्लियर कट बाउंड्री डिमार्केटेड है और अब उसके ऊपर पाकिस्तान की सीमा की तरह कांटे की बाढ़ बननी भी शुरू हुई है। इसलिए हमारी सरकार आने के बाद घुसपैठ रुक गई है। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि वो बाहर से आएंगे तो हमारा वोट बैंक बनेंगे, तो उनके दिल में लड्डू फूटते रहते हैं। और अगर हकीकत में देखा जाए तो संथाल परगना में तो कम हुआ है। ये हमारे लिए चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये भारत की अस्मिता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और दुर्भाग्य की बात यदि कांग्रेस भी कभी इसके साथ हुआ करती थी। एक सवाल का जवाब, महाराष्ट्र में आपको क्या समझ में आ रहा है? आपका क्या आकलन है? आपकी पार्टी के नेता तो खुद ही कह रहे हैं, हालांकि बैलेट यात्रा निकालने वाले हैं राहुल जी, लेकिन खड़गे साहब खुद कह रहे हैं। देखिए हरियाणा में भी जो वहां पर हुड्डा साहब और कुमारी शैलजा की लड़ाई थी, वो यहाँ पर सीट बंटवारे को लेकर अब उद्धव ठाकरे जी की पार्टी कह रही है। क्या इन मामलों को सुलझाने में कहीं आपकी पार्टी पीछे पड़ रही है? निश्चित रूप से जो जनादेश मिला हमारे अपेक्षा के अनुसार नहीं है। आज आपने देखा होगा कार्य समिति के बैठक में हमने जो चीजें आई हैं आपके सामने स्पष्ट है। और जिस आपने बार बार कहा कि आपसी खींचतान, तो स्वाभाविक रूप से आज भी प्रजातांत्रिक तरीके से हमारी पार्टी चल रही है, उसमें खींचतान स्वाभाविक है। लेकिन ये भी तो मैं पूछना चाहूंगा हमारे भाई से, सुधांशु जी से, कि चुनाव आपके रिजल्ट 23 तारीख को निकला, आज 29 तारीख हो गए हैं। क्या मैं आ रहा हूं आप अभी तक चाहे शिंदे जी बनेंगे कि फडणवीस जी बनेंगे कि अजीत पवार बनेंगे, वही अजीत पवार जी जिनको पानी पी पी के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 70,000 करोड़ के आरोपी है, आपने पता नहीं कौन से वॉशिंग मशीन से ले लिया। आप एक है तो सेफ है, लड़ाई इस बात की है। मैं आ रहा हूं, मनुक जी मैं आ रहा हूं, एक बात मनुक जी आप मेरे भाई, एक बात मैं आ रहा हूं।
पूरी स्थिति, सुधांशु भाई आप तो काफी जानकार आदमी है, एक बात जरा स्मरण कर ले, आपकी स्थिति, आपकी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या हो गई है? कुपत कुपत रथ दौड़ता जो पथ निर्देशक वह है, लाज लजाती जिसकी कृति से धृति उपदेशक है। आप हमें संविधान की बात कर रहे हो, आप लोकतंत्र की बात करें, आप उसकी बात करें। पहले स्वयं देखे, आपने कटोगे बटोगे पूरे देश को आपने छिन्न भिन्न कर दिया है। और ये घृणा का जो स्थिति है, जो हालात पैदा कर, छिन्न भिन्न कहने का मतलब जिस प्रकार जातीयता, जिसका उन्माद आपने फैला रखा है, संबल हो जिस प्रकार की चीजें फैलाया है, संबल सारे के सारे दारोमदार आप पे जाता है। और ये सेफ है का एक्सटेंशन है। अब ये सर्वे कराओ हर जगह, जो आरोप है उस पर जवाब। देखिए, मैं कहना चाहूंगा इस महाराष्ट्र धार्मिक के स्थल चुनाव के में सबने अबू आजमी का वो वीडियो देखा जब मौलाना अजहरी के सामने गए, क्या कह रहे हैं? मेरे इलाके में 1,90,000 मुस्लिम है, एक भी वोट बटना नहीं चाहिए, बस ये गुजारिश करने के लिए आपके पास आया हूं। नहीं, ये तो सेक्युलरिज्म का सुंदर संगीत होता है, इसमें कोई वो बात थोड़ी, इसमें तो एक और सेफ रहना चाहिए। अब आइए कमलनाथ जी का पिछले मध्य प्रदेश चुनाव में वो कह रहे हैं 100 का 100% मुस्लिमों का वोट हमें मिलना चाहिए, 90 से भी काम नहीं चलेगा। नहीं, ये तो बिल्कुल साफ है, ये तो सेक्युलरिज्म का सुंदर संगीत है। अगर उलेमा काउंसिल कहे कि महाविकास आघाड़ी को वोट देना है, ये सेक्युलरिज्म का सुंदर संगीत है। यदि दिल्ली के शाही इमाम फतवे जारी करते रहे 1980 में कांग्रेस के लिए, 89 में वीपी सिंह के लिए और बाद में अभी फिर कांग्रेस के लिए, ये तो सेक्युलरिज्म का सुंदर संगीत है। मगर अफसोस है कि अगर दूसरे वाले को थोड़ी सी अपनी ताकत समझ में आने लगे, जो हनुमान जी की तरह अपनी ताकत छोड़े हुए है, भूला हुआ है, तो मन में बड़ा डर लगने लगता है कि भाई इनकी ताकत जग गई तो क्या होगा। समस्या ये है महोदय। और मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, इन्होंने जो झारखंड के विषय की बात कही, भ्रष्टाचार का आरोप एक है, मैं तो सिर्फ एक बोल रहा हूं, जो सर्वोच्च न्यायालय से साबित आरोप है। 1994 झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में यह साबित हो गया कि जेएमएम के सांसदों ने पैसा लेकर कांग्रेस की सरकार को बचाया और उस समय उन पर कार्रवाई नहीं हो सकती। 2024 में उसका रेलेवेंस ये है कि 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, मतलब दोनों पार्टियां आज भी साथ हैं। ये 30 साल पहले की बात है, तो इनके लिए वो लाइन लागू होती है। 30 साल पहले जेएमएम कांग्रेस एक दूसरे से कह रहे हैं, 30 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, यही भ्रष्टाचार था, आज भी है और कल भी रहे। एक बात कहना चाहूंगा, 14 और 19 के नतीजों के बाद बोलिए सांसद जी, बोलिए। 4,000 करोड़ के आरोपी आपने लगाया था। मधु कोड़ा जी के बारे क्या, हम लोग संसद को सुन पाते? मधु कोड़ा जी के बारे क्या ख्याल है? 4,000 करोड़ के आरोपी उन पे है, उनके बारे भी जरा स्पष्ट कर दे। उनके बारे में, इनके बारे में बच्चों आप लोग तालियां नहीं बजाते, इसमें तालियां बजती है, ये तो बड़ा, ये भी पूर्वाग्रह से ग्रसित है। नहीं, आप भी पूर्वाग्रह से ग्रसित। सब बच्चों को मत डांटिए, अलग अलग कॉलेज से आए हुए हैं, अलग अलग, क्योंकि जब चीजें आ रही है, 4,000 भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, तो मधु कोड़ा जी जो 4,000 करोड़ के आरोपी है, घोटाले का आरोपी है, उनको उन्होंने शामिल किया, गीता कोड़ा जी को शामिल किया, भारतीय जनता पार्टी ने शामिल किया। सरकार में मुख्यमंत्री थे, आपकी सरकार, आपके घनश्याम जी सवाल सुनिए। 2014 और 19 के बाद हमने देखा कि जिस तरह का एकदम एक तरफा हिंदुत्व वाली पॉलिटिक्स बीजेपी करती है, हिंदू एकजुट रहिए, एक साथ रहिए, और वही एक्सटेंशन हम इन नारों के जरिए देख रहे हैं। तो हमने देखा विपक्ष में एक थोड़ा सा शिफ्ट हुआ फलक्रम, और उन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता अपनाया था, जिसमें हमने देखा पहले परहेज करते थे, मंदिर जाना, ये वो सब शुरू हो गया। आपको लगता है कि नए सिरे से अब रीइन्वेंट करने की जरूरत है, अगर लोकसभा में भी तीसरी बार और महाराष्ट्र जैसे राज्य में भी ये फिर से आते हैं? देखिए, महाराष्ट्र की गुत्थी पहले स्पष्ट करता हूं। महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लगभग 26% वोट मिले। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कितने वोट मिले? 26%। महाराष्ट्र में अजीत पवार जी की पार्टी को लोकसभा में लगभग 3% वोट मिले। इस चुनाव में अजीत पवार जी की पार्टी को कितने परसेंट वोट मिले? 9%। अब आप ये बताइए कि महाराष्ट्र में अजीत पवार जो कह रहे हैं कि अडानी जी हमारी पार्टी को तोड़ करके बीजेपी के साथ, गृह मंत्री के साथ बैठकर हमारी सरकार बना रहे थे खोखे मॉडल में, वो कौन से हीरो हो गए? जो चुनाव में जनता के मन में भ्रम है, जो बैलेट यात्रा निकाली जा रही है, वो भ्रम क्यों है कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी की इस बटेंगे कटेंगे पार्टी की बेईमानी देखी है। कैसे बेईमानी देखी है? हमने देखा कि महिलाओं के ऊपर पुलिस बंदूक लहरा रही है। क्यों लहरा रही है बंदूक? आप में से किसी ने यह दृश्य पिक्चर में भी नहीं देखा होगा कि महिलाओं के ऊपर पुलिस उत्तर प्रदेश में बंदूक लहरा रही है क्योंकि वो वोट देना चाहती थी। उत्तर प्रदेश में जहां पर इनकी बटेंगे कटेंगे, एक सेकंड बीच में टोकिए, 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 ये जो बटेंगे कटेंगे की पार्टी जो उत्तर प्रदेश में है, उनके नाक के नीचे केवल 9 जगह उपचुनाव हुए। अखिलेश बाबू कहते हैं कि जानबूझ के उनके मुंह से ये नारा दिलवाया गया, लैब में बना हुआ नारा। इलेक्शन वाली पार्टी, उसमें केवल 48% लोगों ने वोट डाला। सोचिए 9 जगह पर
तो जो पार्टी हर तरीके से कोशिश करे पूरी कि बात उनके खिलाफ वोट न डाल जिस सके, तरह जो पार्टी इन्होंने सुबह जिस शाम तरह लड़ाई इन्होंने करके अपने चलते सोशल चलते मीडिया पे वो जब आधी कटेंगे बात तो कटेंगे पेश की या थी, एक है तो सिर्फ उसी है तरह कहेगी, आधा तो झूठ सिर्फ यहाँ भी इसलिए बोल रहे हैं। कि वो चोरों पूरी को बचाना वीडियो अगर चाहती है। दिखाते तो उसमें पिक्चर बिल्कुल साफ हो जाती। आधी वीडियो काट के जब बताई, आधा ही अभी सच बोल रहे हैं, आधा ही अभी यहाँ झूठ बोल रहे हैं। आशुतोष जी, अब आप क्या मनोज जी देखेंगे? देखेंगे मुझे तो खत्म सब लोगों ने करना है, देखा है। टाइम खत्म हो रहा बोलिए है। कि क्या आशुतोष जी आपके constituency देखिए, में जब एक हमने महिला ऐसी है सेना जो वर्सेस पुलिस सेना, पथराव सेना वोट वर्सेस नहीं देना जा टाइम रहा अप हो गया साहब, ये गलत बाकी है। लोग बोलेंगे ना। झूठ मत बोलिए आप। सेना वर्सेस सेना की लड़ाई में हम देखते हैं तो शिंदे साहब का स्ट्राइक रेट 69% है, जबकि 31% है उद्धव साहब का। मतलब ये जो असली नकली वाली लड़ाई थी उसमें तो जनता ने साथ दिया ना। एकनाथ शिंदे की जो पॉपुलैरिटी, वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में आप देखिए, बीजेपी की 84% स्ट्राइक रेट है तो कांग्रेस वहां पे 16% है। ये क्या बताता है? 2 लाइन में सिर्फ टाइम। अभी 2 महीने पहले, 4 महीने पहले तो लोकसभा के नतीजे कुछ और कह रहे थे, 4 महीने में बदल गए। इसमें तो अभी देखना पड़ेगा, आगे बीएमसी का चुनाव होने वाला, वहां पता चल जाएगा शिवसेना कौन सी आगे कौन पीछे। दोनों सांसद को अब 30-30 सेकंड मिल रहा है सर, 30 सेकंड। जल्दी से माइक उठाइए, 30 सेकंड, फिर आप 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा। आप लोग क्या सीखे महाराष्ट्र से, झारखंड से? निश्चित रूप से निश्चित रूप से जब महाराष्ट्र की बात करना चाहूंगा, जो जनादेश मिला है हम उसका सम्मान करते हैं, क्योंकि जमहूरियत वह तर्ज हुकूमत है कि इसमें इंसान को गिनते हैं, तौला नहीं करते हैं। तो निश्चित रूप से मैं उसका मैं सम्मान आ रहा हूं। लेकिन झारखंड के बारे में थोड़ा आप बोल दें बड़े भाई तो अच्छा लगे भाई, छोटे भाई जल्दी जल्दी। महाराष्ट्र में हम शानदार जीते और झारखंड में ईवीएम शानदार जीती है। अब मैं बताना चाहता हूं, अब सुनिए, इन्होंने कहा महाराष्ट्र की धरती ने, अब सर महाराष्ट्र की वो धरती जहां शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य और हिंदू पातशाही निकला, उस महाराष्ट्र की धरती से संदेश निकला है, जिसके लिए शिवाजी के राजकवि भूषण ने लिखा था कि राखी हिंदुआनी हिंदुआन का तिलक राख्यो, स्मृति पुराण राखी वेद धुन सुनी में, और भूषण सुकवि जीत हद मर हट्टन की देश देश बाकी और बखानी और सुनी में, और शाही के सपूत शिवराज शमशीर तेरी दिल्ली दल दाब के दीवाल राखे दूनी में। जिन्होंने मुगलों की दिल्ली से दबा दिया था, अब वो इटली दल से दब गए, तो क्या किया जाए? और एक लाइन, जल्दी से सर, जल्दी खत्म हो जाए। और जो अखिलेश यादव ने कहा, जाके देखिए, 23 सेकंड का वीडियो है जिसे एडिट करके 56 सेकंड का किया गया है, क्योंकि इनका कहना है अखिलेश यादव का, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। और आगे की लाइन थी, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। देखते रहिए आज तक, देखते रहिए।